तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं एक बार फिर से सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए हैं और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की साजिश है। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है, इस बीच में 3 बड़े अपडेट यहाँ पर आपको दिखाते चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की सभी पार्टियों के साथ बैठक हुई है लगातार। अब पाकिस्तान की सेना जो है वो अपडेट कर रही है कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि घबराहट अब अंदर उनके बढ़ती जा रही है। ताज़ा हालात और अपनी तैयारी को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि कई बड़बोले नेता जो हैं पाकिस्तान के कई तरह के बयान दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर हमारे खिलाफ कुछ भी हुआ तो हम बड़ा हमला कर देंगे। कई बड़बोले नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। शाम को आज पाकिस्तानी संसद की आपात बैठक जो है वो भी होने जा रही है, जिसमें सेना के बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। किस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज यूएनएससी की क्लोज डोर बैठक जो है वो होने जा रही है और पाकिस्तान ने इमरजेंसी में ये बैठक बुलाने की अपील की हुई है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाकिस्तान की हालत ख़राब है। मेहमानों के पास एक बार हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर गोयल साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, किस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब तैयारी कर रहा है, खुला हाथ प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है सेनाओं को, तो कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आदिति नमस्कार, और आपके थ्रू हमारे सारे व्यूअर्स उनको नमस्कार। मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा क्यों इस मामले में, क्योंकि जो मेरा कूटनीतिक एक्सपीरियंस रहा है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 4 साल काम कर चुके हैं हम, तो उसका जो तजुर्बा है उसके तौर पर, और जो पाकिस्तानी सेना के बारे में जो जानकारी है और जो तजुर्बा है, 2 चीजें हैं। एक तो जो पाकिस्तान की हालात इस टाइम पर हैं, हालांकि राजनीतिक तौर पर पार्लियामेंट की एक मीटिंग बुलाई जा रही है, सब पार्टी को बुलाया जा रहा है, सेना के अधिकारी उनको ब्रीफिंग भी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी क्या फैसला लेगी वो हो सकता है राजनीतिक फैसले से अलग भी हो सकता है। ये भारत की तरह नहीं है कि जहां पर एक कोऑर्डिनेशन है, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी सुप्रीम है। तो हमें देखना ये होगा कि हालात कैसे होते हैं और क्या ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान की सेना बौखलाहट के तहत कोई ऐसा कदम उठा ले जो कि वो आगे चल करके सबके लिए मुसीबत की वजह बन जाए। और उन हालात में मैं न्यूक्लियर ऑप्शन को भी शामिल कर रहा हूं। पाकिस्तान की सेना इससे परे नहीं है कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि उनको काम में लेना शुरू कर दे या मिसाइल अटैक करे, तो हमें इससे जो बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स रखना पड़ेगा कि हालात काबू में रहें। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है यूएनएससी की बैठक। यूएनएससी की बैठक क्लोज है। ये जो है पहलगाम की अटैक के बारे में पाकिस्तान ने बुलाई है, लेकिन जो बैठक में मसला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले को एक रुख दे करके बातचीत की जाएगी, और उसमें जो पाकिस्तान का नजरिया है वो सामने आएगा। और पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, कैसे कह सकता है ये कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बिना वजह, बिना किसी एविडेंस के इल्जाम लगाया है और युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं, और भारत पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। ये हमारा अपना फैसला है कि हम क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, क्योंकि हमारे को जब बोलने का मौका मिलेगा, चाहे क्लोज डोर मीटिंग और भारत मेंबर नहीं है जी, क्योंकि भारत पक्षधार है, मौका मिलेगा। और ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी भी हालत में ये जो डिस्कशन है पहलगाम तक सीमित रहे, कश्मीर के सॉल्यूशन का मुद्दा दोबारा ना बन जाए। आप मेरी बात को समझ रही हैं, बिल्कुल। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत एक रिलीजियस मैटर एक तरह से ये कि हम किसी भी हालत में कश्मीर को इंटरनेशनल इशू नहीं बनने देंगे। और पाकिस्तान की कोशिश मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि वो कोशिश करेगा पहलगाम का एक रुख अख्तियार करके। उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मीडिएशन हो कश्मीर के ऊपर। रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन रशिया भी को भी हमें सावधान रहना पड़ेगा।
जी बिल्कुल ठीक है। एक और यहाँ पर हम आंकड़ा ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार कई मंचों पर हम देख रहे हैं कि जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन में किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी एक नज़र हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, वो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। यूएनएससी की आपात बैठक जो है वो पाकिस्तान के कहने पर बुलाई गई है और ये बंद कमरे में बैठक होने जा रही है। इतना ही नहीं, बैठक में भारत भी अपना पक्ष यहाँ पर रखेगा। भारत के पास तमाम सबूत हैं जो भारत सालों से देता चला आ रहा है। तमाम डॉजियर के जरिए भी वो सबूत जो है भारत देता रहा है। मौजूदा हालात पर बंद कमरे में ये चर्चा होने जा रही है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी कि क्या कुछ इस यूएनएससी की बैठक के बाद सामने आएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि बहुत आक्रामक है भारत, और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि भारत यहाँ पर बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि अब इसके बाद और सहा नहीं जाएगा। ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया है, गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया है, रक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया है। सिंधु पर एक तरफा फैसला लिया गया, ये भी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, जो बात यूएन में पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए नजर आया है, क्योंकि अब भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में है, इस बात का हवाला पाकिस्तान यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी जो क्षेत्रीय शांति है और सुरक्षा है उस पर अब खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की बातें पाकिस्तान यूएन में कह रहा है, और जब आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है और जो बात भारत रखेगा। यहाँ पर ब्रिगेडियर दत्ता साहब, अगर आपके पास में आऊँ, हम ये भी सुन रहे थे अभी कि सुरेश गोयल साहब जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत मैच्योर तरीके से भी हमको रिएक्ट करना होगा, ये भी बात ज़रूरी है। बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ये भी बात ज़रूरी है, क्योंकि हमें परिणामों को भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो भारत में एक स्थिति चल रही है, जो सबकी मना स्थिति है, वो भी समझते हुए, और जो हरकत पाकिस्तान ने इस बार की है, उसके बाद क्या वाकई में इतना कैलकुलेटिव स्टेप लेने की स्थिति बची है? देखिए, गोयल साहब ने बिल्कुल बहुत ही समझदारी की बात की, और इट वाज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट ऑन हिज पार्ट। राइट। भारत को एक बहुत ही डेलिब्रेट स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज भारत के पास सब कुछ, मतलब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है खोने को, और भारत हैज गॉट एवरीथिंग टू लूज। भारत एक रीजनल पावर है, सुपर पावर का सपना देख रहा है। रही बात एक ऑल आउट वॉर की, क्योंकि देखिए वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। 1971 वॉर अगर आप देखें तो करीब $50 बिलियन उसमें खर्च हुए। कारगिल में करीब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च हुए। और अगर ये वॉर चलता है, अगर ये वीक 10 डेज का वॉर है, तो 1 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। और पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है, उनके पास उनकी जो माली हालत है वो बड़ी खस्ता है, सियासत वहाँ बिल्कुल चरमरा गई है। और जो पाक सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर, वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं और अगले 10 साल तक, और यही हुआ है। अगर आप जनरल अयूब खान का टेन्योर देखें, जनरल याहिया खान का 1971 में देखें, जियाउल हक एंड परवेज मुशर्रफ को देखें, तो जनरली ये चीज़ हर 20 साल बाद ये दोहराई जाती है। तो भारत को चाहिए कि जो उसके जो टेररिस्ट टारगेट्स हैं, जो दहशतगर्दों की लीडरशिप है, जहां उसके मतलब अब जैसे सिंधु घाटी, सिंधु नदी का जो हमने डिसीजन लिया है, ये इस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन से हमने लगाए हैं, इससे उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह की वारदातें होती हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली कुछ जो दहशतगर्द हैं उनको दाखिल करना चाहते हैं, इसीलिए बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है। लेकिन भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका जो ग्रिड है वो काफ़ी सघन है, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंग्रेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, भारत को चाहिए कि मतलब वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस, लेकिन हमें बिल्कुल कैलिब्रेटेड और बिल्कुल सर्जिकल जो स्ट्राइक्स हैं या जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम देना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास इस तरह का असला है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की रीच है और रिसोर्सेस है। बिल्कुल, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक एक करके हम अलग अलग पहलू जो है उनको यहाँ पर छूने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से यूएन में पाकिस्तान जो है वो चाल चलता हुआ भी नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो गिड़गिड़ाता है, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो हथकंडे हैं वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत को आक्रामक पाकिस्तान दिखाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इस तरह से
साथ ही झूठ का प्रोपेगेंडा जो है, जो पाकिस्तान की पुरानी चाल है, पुरानी हरकत है, उसको वो आगे बढ़ाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान एक बार फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। खुद को पीड़ित वो दिखाना चाहता है। हमेशा उनके तमाम नेता ये कहते हैं कि आतंकवाद से हम खुद जूझ रहे हैं और इन्हीं दलीलों के चलते, इन्हीं हथकंडों के चलते सहानुभूति जुटाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है। गोयल साहब, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी कार्रवाई हमने की है। हमने देखा था कि पुलवामा के बाद भी हमने कार्रवाई की थी, लेकिन अभी भी वहां पर जो लोग आतंक को बढ़ा रहे हैं, हाफिज सईद जैसे लोग जो आतंक को पनाह दे रहे हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना उन्हें पाल रही है। ऐसे में कैलकुलेटिव जब हम उसकी बात करते हैं तो वो कहीं मुश्किल नजर नहीं आता। इस सवाल को मैं एक बार फिर से इसीलिए लेकर आ रही हूँ। देखिए आदित्य, आपने खुद ही कहा और हम सब जानते हैं कि पुलवामा के बाद भी हाफिज सईद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन मुसीबत खत्म तो नहीं हुई ना। बिल्कुल, हमने ये बता दिया कि भारत बदला लेगा, भारत एक्शन लेगा, सही है, लेकिन जरूरत ये है कि एक्शन ऐसा लिया जाए इस बार। अब 75 साल लगातार हो गए हैं कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, तो एक्शन ऐसा लिया जाए कि ये जो जो मुसीबत है ये जड़ से खत्म हो जाए। और मेरा समझना ये है कि जड़ से खत्म तभी होगी ये कि अगर पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, इनको जो आतंकवादी ग्रुप्स को सपोर्ट करने, वो जड़ से ही उसको तबाह कर दिया जाए, डिग्रेड किया जाए। वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, वो मिलिटरीली भी हो सकता है। पर ऐसे मिलिटरीली मेरा मतलब ये है कि उनकी जो मिलिट्री सप्लाईज हैं, अगर वो बंद हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको चाहिए तो ना, गन चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, वो बंद हो जाए, उनके आने जाने के रास्ते बंद हो जाएं। अगर हम, और ये मैं अगेन बड़ी समझ उसके साथ में कह रहा हूं, देखिए दिक्कत ये आती है कि हमारा जो बॉर्डर एरिया इतना डिफ्यूज सा है कि वहां से कहीं ना कहीं से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग बाहर से घुस आते हैं। अगर हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इतना मजबूत करें कि ये अंदर घुसने में कामयाब ना हो, तो उनके लिए वो हार सिद्ध होगी। तो मैं ये कहता हूं कि हमको जो कदम उठाने हैं वो ऐसे कदम उठाने हैं ताकि ये भारत को टारगेट आगे नहीं कर पाए, और वही हमारे लिए जीत होगी अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत दोबारा ना कर पाए। वरना छोटे मोटे तो चलता रहेगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन उससे क्या हाफिज सईद खत्म हो गया? और मैं ये चाहता हूं कि हाफिज सईद आगे हमारे लिए मुसीबत ना बना रहे। जी बिल्कुल, और आगे इस तरह की कार्रवाई अब ज़रूरी हो जाती है कि ऐसे लोगों का खात्मा हो, ताकि एक संदेश जाए कि अब ऐसे लोग सर नहीं उठा सकते हैं। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान के जो सांसद हैं उनका भी एक बयान सामने आया जो सुर्खियां बटोर रहा है, जो वायरल हो गया। ये सांसद हैं शेर अफजल खान। शेर अफजल खान का कहना ये है कि अगर जंग बढ़ी तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद का ये बयान अब वायरल हो गया है। पीटीआई के सांसद का नाम है शेर अफजल खान, और भारत जिस तरह से सख्त रुख अपना रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि अगर जंग बढ़ी तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। सुनवाते हैं आपको बयान। बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बरबत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बरबत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के भीतर स्थिति चल रही है, ये इन नेता के बयान से सामने आ गया है यहाँ पर। तो अब घबराया पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर जा रहा है, अलग अलग देशों से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने रूस से भी मदद मांगी है। पाकिस्तान का कहना यह है कि माहौल शांत करवाने में रूस को मदद करनी चाहिए। रूस से मदद की गुहार यहाँ पर पाकिस्तान लगा रहा है। रूस में पाकिस्तानी राजदूत की अपील है। पाक राजदूत ने यहाँ पर रूस से मध्यस्थता की मांग की है। तो
तो एक एक करके इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हम कोशिशें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मंचों पर जाकर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करता है, खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताता है और उसके बाद भारत को यहाँ पर अग्रेसिव दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सीवाज साहब, हमने आपको वो बयान तो सुनवाई दिया, हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी गंभीरता से लिया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ देशों की तरफ से इस तरह के बयान अब आने लगे हैं कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। जहां पर सैलानियों को इतनी बड़ी तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया हो, वहां पर अब बातचीत का रास्ता आगे कहीं नजर आता है इस वक्त, खासकर जब दूसरे देश इस तरह की सलाह देते हैं। हाँ देखो आदित्य, बिल्कुल दो तीन बातें हैं। एक तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान में जो जर्नल्स हैं उन्होंने भी अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से बाहर भेज दी है, चाहे वो इंग्लैंड में है या यूरोप में या अमेरिका में। मगर ये सच्चाई है कि अब दो बातें, एक पहले की थी कि क्या पाकिस्तान खुद आतंकवाद का विक्टिम है? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है आसमान से नहीं करा, ये पाकिस्तान की क्रिएशन है। पर दुख की बात यह है पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जिसको भारत में भेजे, जिसने अभी हमला कराया, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, वो स्ट्रेटेजिक एसेट बोलता है। और जो इनको मारते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको बैड टेररिस्ट है। तो ये आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपने ये बिल्कुल ठीक बोली कि क्या अब जितना डिले होगा, क्या प्रेशर आएगा वर्ल्ड का कि इसको किसी बातचीत से किया जाए। देखो बात ऐसी है कि भारत ने ये मन बना लिया है कि इस बार इसके स्रोत पे हमला करना है, कि आतंकवाद के ऊपर आप हमला करना है तो आपको पाकिस्तान में उन आका पे करना पड़ेगा जो इनको पालते हैं पोसते हैं, और वो है पाकिस्तान की आर्मी और उनकी ISI। किस रूप में किया जाएगा वो सोच विचार करना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूं एम्बेसडर साहब की, ऐसा ना हो कि ये ऑल आउट वार हो जाए, ये बिल्कुल ठीक है। मगर ये भी सच्चाई है कि जितना डिले हो रहा है उतना फायदा है, क्योंकि हमने मल्टी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से चले। पहले हमने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और फिर करेंगे हम काइनेटिक ऑपरेशन। ये जो इकोनॉमिक किया हमने, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस, अब पानी बंद कर दिया बागरीहार में, कृष्ण गंगा में, इससे पाकिस्तान को बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद डिप्लोमेटिकली हमने इनको आइसोलेट कर दिया है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम बोल रहे हैं कि भाई इनको ग्रे लिस्ट में दोबारा डालो, IMF इनको लोन ना दे, इनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। उन्होंने अपनी फौज को मोबिलाइज कर दिया। उसका 1.3 बिलियन डॉलर हर 2 वीक में खर्च होता है। वो पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास 14 बिलियन डॉलर ही एक प्रकार फॉरेन रिजर्व है जो 1 महीने तक चल सकता है। तो जितना आप डिले करेंगे, इनको मोबिलाइजेशन और हाई अलर्ट में रहेंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ड्रेन आउट होगा। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान ये सोचता रहेगा हम कब और कहां किधर हमला करेंगे, उसके कारण आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिगमगा जाएगी, जो पहले डिगमा। दूसरा, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर था इनका, जो कि एक प्रकार से बलूचिस्तान था और खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर इनकी फौज लड़ रही थी TTP से और BLA से, उससे उन्होंने ट्रुप्स निकाल दिए, उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर भारत की तरफ लाए हैं। तो अब ये बहुत सुनहरा मौका है BLA के लिए बलूचिस्तान को अलग कराना, या TTP जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान देगा, या अफगानिस्तान जो है बॉर्डर पे तालिबान जो बहुत ज्यादा सक्रिय, उसको भी फायदा। तो ये सच्चाई है, डिले से फायदा भारत को है और पाकिस्तान घबराया हुआ है। और जिस स्थिति में पाकिस्तान है वो युद्ध बर्दाश्त करने की स्थिति में बहुत ज्यादा है नहीं। अपने ही घर में कई अलग अलग मुसीबतों से वो घिरा हुआ है। अब आपको बता रहे हैं वो 3 बयान जिनकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरह से खुली चेतावनी जो दी गई है भारत की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली है। सबसे पहली चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई थी, आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। दूसरा बड़ा बयान आया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, जो कि कहीं ना कहीं रणनीतियों के बारे में भी साफ तौर पर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का कल का बयान जो हमने सुना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा, यानी कि जो देश में एक भावना इस वक्त चल रही है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। सुनवाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं।
उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी हम दिखाने जा रहे हैं कि पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर की तरफ से भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। तो आपको सुनवाते हैं। आप अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सुनवाते हैं आपको अनुराग ठाकुर का बयान। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, यहाँ पर आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक अलग अलग रणनीति के चलते पाकिस्तान को चौतरफा घेरा जा सकता है, जो अपने ही घर में पहले से ही घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसी बीच में ये भी महत्वपूर्ण है, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, हमें अपने घर में भी सुरक्षा को और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम के बाद भी आतंकी जो हैं दूसरे या उस तरह के कई छोटे छोटे हमलों की फिराक में नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रियर एरिया सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, खासकर ऐसे माहौल में जब टेंशन्स दोनों देशों में है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रुप डिप्लॉयमेंट होगा, कुछ फॉर्मेशंस को मतलब री इंजीनियर किया जाएगा या रीडिजिग्नेट किया जाएगा। तो इसमें लाजमी है कि वो अपने जो स्लीपर सेल्स हैं या जो जिस तरह से ये बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, वो ये चाहेंगे कि जो उनके दहशतगर्द हैं वो भारत में दाखिल हो जाएं। या केवल जम्मू कश्मीर बॉर्डर नहीं, आपको बांग्लादेश से भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, नेपाल से भी रहना पड़ेगा, और जो हमारी 7516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है वहां से भी वो दाखिल हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आज ये पहलगाम की घटना हुई है तो यकीनन इसमें पुलिस की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उस पर सवालिया निशान लगता है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसको बिल्कुल पल्स ऑफ दी सोसाइटी पता होती है। उसे मालूम है साहब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन 10 नंबरी है, कौन किस तरह का कैरेक्टर रखता है। तो पुलिस और इनको एक साथ अपना समन्वय रखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, और जो डिसर्नेबल जो इंटेलिजेंस है या जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उसको एकदम डिसेमिनेट किया जाए। ये नहीं कि साहब जब वो कोई वारदात करके चले जाते हैं फिर हम कहते हैं कि साहब वो वहां से आया, उसने वहां से प्रेशर कुकर खरीदा, यहाँ से गाड़ी खरीदी, वहां से सुतली बॉम्ब लिया, ये लिया। तो हमें पूरा चौकन्ना रहना है, हमें सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ ये जो अहम और वहम वाली बात है वो हमें अपने दिल से निकाल देनी है कि साहब मैं क्यों इन्फॉर्मेशन शेयर करूं या वो मुझसे क्यों इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ये एक ऐसा वक्त है जब हम एक साथ जुड़ के, आप देखिए सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है, मैं तो कश्मीर में पढ़ा हूं, मैंने 3 टेन्योर वहां किए हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के जो आवाम है उन्होंने मतलब A to Z सबने इसकी मजम्मत की है। बिल्कुल, इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर होकर भारत का समर्थन किया है। तो ये भारत की सॉलिडारिटी को बताता है, और किस तरह से जो हमारा आवाम है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार पाकिस्तान को पनिश किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से कश्मीरी जो हैं वो बिल्कुल भी इस वक्त इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमला सीधे तौर पर उनकी रोजी रोटी पर भी हमला है, और इसीलिए वो भी चाहते हैं कि एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो। किस तरह से पाकिस्तान ने रूस से गुहार लगाई है उस बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। भारत के साथ जो तनाव चल रहा है उसे घटाने के लिए रूस से मध्यस्थता की मांग पाकिस्तान यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। रूस में जो पाकिस्तानी राजदूत हैं मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने मदद मांगी है रूस से। यहाँ पर जमाली ने कहा यह है कि रूस और भारत के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी जो है वो है, और ऐसे में पाकिस्तान के साथ भी रूस के अच्छे संबंध हैं। इसका हवाला देते हुए खालिद जमाली जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये भी वो कह रहे हैं, हम जानते हैं कि रूस फिर एक बार 1965 की जंग के बाद वाली भूमिका निभा सकता है। ये बड़ी बात वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ करीबी संबंधों की वजह से
रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये खालिद जमाली जो है वो कह रहे हैं और एक तरह से सीधे तौर पर ये गुहार है कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जिस तरह का गुस्सा भारत के अंदर है, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, उसके बाद जो खलबली है, जो घबराहट है वो नजर आ रही है। यहाँ पर गोयल साहब ये जो बात करते हुए खालिद जमील नजर आ रहे हैं कि रूस एक बार फिर से 1965 की जंग वाली भूमिका निभा सकता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी कूटनीतिक तरीके से कोशिशों में लगा हुआ है कि उसके ऊपर कम से कम ये जंग का बोझ और एक बार फिर से ना आ जाए जो वो झेल नहीं सकता। जी देखिए, अगर हम जो चारों तरफ से जो देश हैं, चाहे वो यूएसए हो, रशिया, चाइना को मैं छोड़ दो, चाइना की बात नहीं करूंगा, सऊदी अरेबिया, कतार, एमिरेट्स, सबकी तरफ से जो बयान आए हैं उससे दो चीजें साफ। एक तो वो जानते हैं कि जो पहलगाम में हुआ, चाहे उसके प्रूफ एविडेंस की बात को छोड़ दीजिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये वो बिना कहे भी स्वीकार कर चुके हैं कि ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक ये बात भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये जो अभी जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ से कहीं एस्केलेशन हो। कोई भी देश एस्केलेशन के फेवर में नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि हमारी अगर स्ट्रैटेजी भी देखी जाए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमें बड़ा सोच समझ करके अपनी स्ट्रैटेजी को लागू करना है ताकि खात्मा एक बार पूरी तरह से हो पाए। इस सबको देखते हुए मैं अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, जहां पर कि पाकिस्तान की कोशिश जारी है कि रशिया 65 की तरह से फिर मीडिएशन करे, रशिया को हमारा स्टैंड अच्छी तरह मालूम है। रशिया जानता है कि अगर उसने मीडिएशन की कोशिश करी, किसी भी तरीके से वो सफल नहीं हो पाएगी। हमारा खाली एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान ने जैसी हरकत पहलगाम में करी है, उन हरकतों से बाज आए। जो सपोर्ट जारी है टेररिस्ट एलिमेंट्स को, वो सपोर्ट खत्म हो। इसके लिए वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे भी डालना जरूरी समझते हैं हम। इसके आगे चल के रशिया कोई ऑफर करता, कुछ करता है, तो मेरे ख्याल है वो ना तो वाजिब होगा और ना ही वो स्वीकार होगा। जी बिल्कुल। सिवाज साहब, आखिरी फाइनल कमेंट्स के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आ रही हूँ। अब जिस तरह से आप तीनों ने जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर करी है कि सोच समझ के जो रणनीति जो होगी वो इस बार इस तरह से तय की जाएगी, और यहाँ पर हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का भी जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्होंने एक तरह से यूरोप को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि हमें यहाँ पर उपदेश देने वालों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खुलकर इस हमले की निंदा नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको ये कहा है कि हमें साथ की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप दूसरों को इस तरह का उपदेश न दें। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत इस मामले में फिलहाल किसी की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भारत इस मामले में स्पष्ट कर चुका है, जो बात गोयल साहब भी कह रहे हैं, कि ये उनका अंदरूनी मामला है, दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। देखो अदिति, एक चीज समझ लें कि इस बार एक्शन तो होना है, मिलिट्री एक्शन होना ही होना है। ये बार बार प्रधानमंत्री ने बता दिया है, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, और आवाम चाहता है। आज पूरा भारत 140 करोड़ के लोग चाहते हैं कोई मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पे होना चाहिए, और पाकिस्तान की आर्मी और ISI पे जो आका है, तो इसकी तो इंतजार है, ये तो आपको करना है। मगर आपने ये भी ध्यान देना है कि वो एस्केलेशन लेडर पे इतना ना जाए कि ये ऑल आउट वार हो। जब बात आती है कि क्या मध्यस्थता कर सकता है रूस या अमेरिका, देखो उनको भी समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता रूस इसमें दखल अंदाजी करेगा। उसको पता है कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है भारत के अंदर आतंकवाद में, और अमेरिका को तो सारा ही पता है। तो मुझे नहीं लगता, जो यूरोप का दोगलापन है, जो वो प्रीच तो करते हैं, साथ नहीं। मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है डॉक्टर एस जयशंकर ने, और उनको समझना चाहिए। बिल्कुल। मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूक्लियर हथियार की बार बार दुहाएं देता है पाकिस्तान कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। देखो ये भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, ये वेपन्स ऑफ डेटरेंस है। अगर आप न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक क्रेडिबल एक प्रकार से पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और यहाँ पर इस बात का अंदाज, बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं सिवाज साहब, उस बात का अंदाजा पाकिस्तान को भली भांति है।
बाकी किसी को अगर ना भी हो तो पाकिस्तान को भली बात है कि वो उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर, वो कितना पीछे है। लेकिन वक्त इतना ही है मेरे पास। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, मेजर जनरल सिवाज साहब और सुरेश गोयल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये कीमती वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत जो रही वो यहाँ पर।